जो अपना पेपर है बेटा इको एंड बीसी के, इकोनॉमिक्स है बेटा 60 मार्क्स का और बीसीके होगा बेटा 40 मार्क्स का। बीसीके का मतलब होता है बेटा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। बीसीके का मतलब क्या है यहां पर? बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं, बेसिक्स की बातें हैं, वो सब चीजें यहां पर देखी जाती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखेंगे बीसीके का, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेंगे जो आप लोग बीएसटी में पढ़ चुके होंगे पूरा का पूरा, वो सब सारी बातें यहां पर हम लोग करेंगे। ओके, और जो इकोनॉमिक्स है इसमें हमें 5 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। इसी 5 चैप्टर में से 60 नंबर आने हैं। सबसे पहला है बेटा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहला कौन सा बेटा? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा है हमारा बेटा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा है इसमें बेटा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चौथा है बेटा अपने पास मार्केट, और पांचवा है बेटा बिजनेस साइकिल। ये 5 टॉपिक आपके पास यहां पर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट एंड बिजनेस साइकिल। ये 5 ही चैप्टर है आपका। जो पहला चैप्टर है इसमें 5 से 8 कभी कभी 10 नंबर तक भी क्वेश्चन चला जाता है। दूसरा हमारा मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 मार्क्स का है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसका लगभग ऐसा ही मार्किंग है। प्रोडक्शन और मार्केट 8 से 10 नंबर का, और जो बिजनेस साइकिल है वो हमारा 5 से 7 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 5 आपके पास दे रखे हैं। ओके, तो चलिए जरा हम लोग करके देखें कि कैसी कैसी बातें यहां पर होगी, कौन कौन सी होगी। तो आज जो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि जब भी हम लोग काम करें तो सबसे पहले ये तो समझ लें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी बातें होती है। भाई पढ़ के तो आप पहले भी आ चुके हो, तो यहां भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या अंतर है पहले में और अभी में, उसको भी समझने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं बेटा, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, सबसे पहले तो बात यही बनेगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स तो बात की बात है, पहले इकोनॉमिक्स के बारे में तो समझ लें कि इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे तो अगली बार हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर बिजनेस इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। कि हम स्मॉल स्केल की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग साथ ही साथ लार्ज और एग्रीगेट की भी बात करते हैं, लार्ज स्केल की भी बात करते हैं, एग्रीगेट की भी बात करते हैं, टोटल की भी बात करते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ये देखें कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है तो पहले उसकी बात करते हैं। कोई बता सकते हो बेटा व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कोई भी नहीं? ऐसा कैसा? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोल दो। कोरोना इफेक्ट तो नहीं है ये? पढ़ लिख के क्या होगा ना, पेपर इस बार देना ही पड़ा है बेटा। इस बार तो ऐसा नहीं था ना कि चलिए ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा, इस बार देना पड़ा है ना, तो पढ़ के तो आए होगे कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, देखते हैं हम लोग यहां पर। बेटा देखो, इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके पास आवाज आ रही है? माही, आयुष, अंकुश, पायल, रोहित। तो अगर हम लोग यहां पर देख रहे बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या बोला,
बताओ। यस मास्टर जी। जी बच्चे जी। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। अगर हम इकोनॉमिक्स को समझे तो इकोनॉमिक्स का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, बट उसको अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत होती है, अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत होती है। कि अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, बट उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो कितने तरीके से होंगे भाई? भाई अलग अलग का मतलब कितना, कुछ ना कुछ तो टाइप्स होंगे। तो कहता है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए 4 पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार समझा जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को 4 व्यू पॉइंट के अनुसार देखेंगे, 4 व्यू पॉइंट के अनुसार समझेंगे। सबसे पहला होगा बेटा उसमें वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा होगा वेलफेयर व्यू पॉइंट, तीसरा हमारा होगा बेटा स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग, और चौथा होगा बेटा डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। इन 4 नजरिए के आधार पर हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है, क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो कितने 4 तरीके से, वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग और डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। बेटा हम लोग जो अभी पढ़ते हैं, डरने की जरूरत नहीं, हम लोग जो भी अभी पढ़ते हैं वो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अब क्यों मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्यों हम जानते हैं उसको, तो कहते हैं देखो पुराने जमाने में भी लोग, ऐसी बात तो नहीं है कि डिसीजन मेकिंग नहीं लेते होंगे। भाई कोई भी काम होता था सोच समझ के होता था, ये नहीं होता था। कोई भी काम हम लोग करते थे बहुत सारा उस पर निर्णय लेने की जरूरत होती थी, ये नहीं होती थी। तो मतलब इकोनॉमिक्स पहले भी तो हुआ करता था, लेकिन चूंकि जब तक हमारे पास रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होता, जब तक हम लोग रिटर्न ऑब्लिगेशंस की बात नहीं करते, तब तक हम उसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। जब वो हमारा रिटर्न ऑब्लिगेशन में फॉर्म हो जाता है तभी हम उसको लॉ के रूप में जानते हैं, मानते हैं। भाई हमने कोई भी बात करी तो ये नहीं बोला जाएगा कि भाई राकेश चौधरी के द्वारा वो बताएंगे, जिसने पहली बार उसको रिप्रेजेंट किया होगा उसका नाम जाना जाएगा, ये नहीं जाना जाएगा बेटा। तो ये चीजें यहां पर भी होती है कि जब से वो रिप्रेजेंट हो रहा है, जब से वो रिटर्न ऑब्लिगेशंस के साथ आ रहा है, तभी से वो हमारा इकोनॉमिक जाना जाता है। लेकिन इससे पहले जो था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। कि अगर हम लोग देखें कि पहले इकोनॉमिक्स किस नाम से जाना जाता था, तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था, है कि नहीं। कि अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की बात करते थे, राजनीति शास्त्र की बात करते थे, उसके अलावा कोई भी चीजें यहां पर होती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, लोगों का नजरिया बदलता है, सोच बदलता है, उसके बेसिस पर हम लोग अलग अलग चीजें देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, अलग अलग बातों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो वही चीजें यहां पर भी आपको मेंशन की गई है कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो भी हम लोग अब यहां पर पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स होगा। वो हमारा क्या होगा, मॉडर्न। जो हम पहले पढ़ते थे उसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रेडिशनल। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल। बस कहने मात्र के लिए, याद नहीं रखना आपको। आपको बस यही ध्यान में रखना कि अब जो भी काम कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कर रहे हैं। पहले क्या था, कैसे था, नहीं था, वो हम नहीं जानते। भाई आप देखते थे कि पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा का अधिकार होता था। अब राजा का अधिकार होता था तो वो भी क्या कहते थे बेटा कि राजकोष में कितने भंडार है। हाँ बेटा, जो भी पिछले वाले बैच के हैं उनकी क्लास 9:30 से होगी, ठीक है, 9:30 पे स्टार्ट हो जाएगी बेटा, टेंशन ना लो। तो जो भी हमारे क्या बोलते हैं कि अगर हम राजा की बात कर रहे थे तो वो क्या बोलता था कि हम लोग अपनी जो भी कैपिटल है हमारी, वहां पर क्या वेल्थ पावर है, उसके अनुसार हम लोग देखते थे कि किसके पास कितना खजाना है, कौन कितना ताकतवर है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो वही चीजें आपको बेसिकली यहां पर समझना है, वही चीजें यहां पर आपको देखने की जरूरत होती है, ठीक है। कि पहले भी हुआ करता था, अब भी है। पहले जो होता था वो हमारा ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग था, उसका कोई भी हमारे यहां पर रिटर्न ऑब्लिगेशन के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो भी है यहां पर हम लोग प्रूव्ड करने की बात करते हैं। जैसे हमारे जमाने में जब हम लोग आपके जैसे हुआ करते थे, घर वाले जो बोल देना बेटा एक बार में चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना होता था, नहीं करेंगे तो पिटाई फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एक बार अगर सामने से जवाब पड़ जाए तो तेरी इतनी हिम्मत की जवाब देगा, 2-4 और लग जाते थे बोनस के रूप में।
लेकिन आजकल के बच्चे हर चीज में प्रूव्ड करके दिखाओ, हम कैसे मान लें, आप तो समझते ही नहीं हो, है कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स को यही जवाब मिलता है, आप तो समझते ही नहीं है। आपने कभी ये करा है? हमारे में होता है। तो ये एक इफेक्ट है कि भाई अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो हर चीज में क्या होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, उसको प्रूव्ड करने की बात होनी चाहिए। और वही चीजें यहां पर भी अब हमारी होती है कि हर चीज को हम लोग अलग नजरिए से देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो सबसे पहला हमने क्या बोला बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट, कि अगर हम कहीं पर वेल्थ की बात करें, मनी वैल्यू के अनुसार देखें। भाई आप देखते होंगे कि जो एकदम अच्छे सूट बूट पहन के रहते तो आप क्या बोलते हैं, अरे लगता है बहुत अमीर है, कहते हैं नहीं कहते हैं। लेकिन भैया रतन टाटा को देख लो, एकदम नॉर्मल रहता है, तो क्या उसके पास पैसा नहीं है या नहीं। लेकिन हमारा नजरिया क्या बन गया है, एकदम सूट बूट में रहे, अच्छे अच्छे कारों का प्रयोग करे, अच्छी अच्छी बाइक्स हो, बहुत पैसा वाला लग रहा है ये, है कि नहीं। तो मतलब उसका ग्रोथ हाई है। तो हमने किसके नजर से देखा है बेटा, वेल्थ के नजर से ना। हमने किसके नजर से देखा है, वेल्थ के नजर से। तो जहां पर मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी को देखा जाए तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत आएगा। जहां पर मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई भी बातें होंगी तो वो हमारा किसके अंतर्गत होगा, वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत होगा। वेल्थ व्यू पॉइंट की वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करें तो वेल्थ व्यू पॉइंट दिया कब गया था भाई, तो दिया गया था बेटा 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा। कि जो हमारा वेल्थ व्यू कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। लिखने की अभी कतई जरूरत नहीं है, A to Z चीज लिखवाऊंगा। जब तक मैं बोल रहा हूं आपको बस अपना कान खोल के रखना है, सारी बातें सुनती रहनी है, लिखना कुछ भी नहीं है। जब मैं लिखाऊंगा तब लिखना है, ठीक है। उससे पहले लिखने की क्या जरूरत है, इतने दिनों तक तो टीचर की बात सुनते ही आए थे, साथ में पढ़ो भी और लिखो भी। हमारे पास पूरा समय है एकदम, ठीक है। और यहां पर बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए कहते ना तीर निशाने पर ही लगनी चाहिए। हल्का भी इधर उधर होगा तो हम तो डूबेंगे सनम, 0.25 दूसरे के भी ले डूबेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहां पर। इकोनॉमिक्स और मैथ ये दोनों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके देखेंगे तो इसके लिए 100% नहीं 200% नॉलेज का होना जरूरी है। भाई किसी भी चीज के बारे में अगर 10 लाइन लिखना हो ना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में सिर्फ एक वर्ड बताना हो तो वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी कभी कभी आपस में खेल लेते हैं कि 4 जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, बोलेगा इस सब में एक ही वर्ड आएगा, बताओ कौन सा। आता है ना कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह पे फॉरवर्ड मैसेज इस तरीके से। तो वैसा यहां पर भी है बेटा, एक ही शब्द का प्रयोग करना है, तो इसलिए आपको 100% यहां पर रखना है, ठीक है। कोई भी बुक बाहर से आपको नहीं खरीदनी, कोई भी एक्स्ट्रा स्कैनर वगैरह या क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना लिखाऊंगा और जो नोट्स में PDF फॉर्म में दूंगा उसके अलावा सब मोह माया है। गारंटी हमारी होगी कि आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं, 21 टेस्ट में लूंगा और 4 जो है 100% वाले होंगे, मतलब 25 टेस्ट ले लूंगा इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, 25 टेस्ट ले लूंगा, हर टेस्ट 60 नंबर का होगा, तो बाहर कतई नहीं क्वेश्चन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कोई भी बुक वगैरह भी उठा के मत लाना बेकार में, वो आधा किलो वेट कम रहे तो और अच्छा रहेगा, उसके बदले कुछ खाने का डाल लेना कि एनर्जी भी रहेगा, ठीक है। तो बुक वगैरह लाने की जरूरत नहीं। जब बोलूंगा कि यहां से यहां तक बुक से पढ़ के आना, तब घर पे एक बार रीड कर लेना। घर पे भी इकोनॉमिक्स के लिए टाइम नहीं देना, अगर बहुत दिल करे तो 15 से 20 मिनट दे देना, जितना पढ़ा रहा हूं उसको एक बार रीड करके फिर बंद करके रख देना, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या बोला बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट। तो वेल्थ व्यू पॉइंट दिया गया था 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा। उन्होंने उस टाइम में अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि अगर कोई भी इकोनॉमी है, कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, या किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसके पास क्या मनी वैल्यू है, कितना उसके पास वेल्थ है, क्या उसकी संपत्ति है,
जहां पर भी ये हम लोग देखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, ये बात आपको वहां पर बताई गई थी। अब है कि भैया रिटर्न में तो किसी ने दिया नहीं था और पहली बार रिटर्न के रूप में दिया गया, तो जहां पर रिटर्न के रूप में पहली बार दिया गया तो इसका मतलब जन्मदाता तो वही है ना भाई। तो इसलिए अगर एडम स्मिथ के बारे में पूछा जाए तो एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही इसका डेफिनेशन दिया, इसके बारे में सबसे पहले रिटर्न बातें उन्होंने ही दी है। तो भैया जिसने दी है भाई, जिसके नाम से पहचान मिले वही तो पिताजी है ना, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, एडम स्मिथ को क्या बोला जाएगा बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों का मतलब एक ही है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलो या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो, तो ये हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत बेटा, एडम स्मिथ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, एडम स्मिथ। अब होता क्या है ना बेटा कि जब भी कोई कुछ डेफिनेशन देगा तो सपोर्ट करने वाले 2-4 लोग तो साथ में आ ही जाते हैं। अब जैसे कभी नेतागिरी में खड़े हो जाओ, 2-4-10 गो चमचा हमेशा साथ में खड़ा रहेगा, हमारे नेता कैसे हो, इनके जैसा हो, है कि नहीं, वो हमेशा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, है कि नहीं, साथ में नाम जुड़ता रहेगा, है कि नहीं, मुखिया जी का चेला है कि नहीं, चाचा हमारे विधायक है, कनेक्टेड। तो वही चीज यहां पर भी था, कनेक्टेड वाला। तो यहां पर आ गए बेटा जेबी से, उन्होंने बोला ना जी, इन्होंने जो भी कहा है एकदम जबरदस्त कहा है, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। बोला तू क्या कहना चाहता है भाई, तू भी तो कुछ बोल। बोला हम भी कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ, कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, पैसे के बारे में बताता है, मनी वैल्यू के बारे में बताता है, वही इकोनॉमिक्स है। और एडम स्मिथ ने भी वही कहा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि जिस भी हम कभी भी नेशन की बात कर रहे हैं तो वहां की जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो भी वहां की वेल्थ है, जो मनी वैल्यू है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो ये बातें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, ये बातें बेसिकली ध्यान में रखने की जरूरत है, ये बातें यहां पर समझना था। फिर है बेटा, अगर कोई भी कुछ डेफिनेशन देता है तो उसमें कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी हो जाती हैं। तो अब इस व्यू पॉइंट के अनुसार क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या हमने देखा है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा, इसमें इन्होंने कहा कि अगर हम कहीं पर भी इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा बेटा हमारा, कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे, तो वहां पर बस एक चीजें ध्यान में रखनी है। बोला क्या भाई, किस चीज को ध्यान में रखे, तो कहता है देखिए बेटा, मैन की मतलब ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस यहां पर हमेशा कम होती है। बोला कैसे, मतलब हमने देखो, अगर एडम स्मिथ की बात करें या जेबी से की बात करें, दोनों ने फोकस किस पर करा है बेटा, वेल्थ के ऊपर। ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई बताया क्या, नहीं। तो इसका मतलब मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा, पैसे की। अरे भैया उस पैसे का क्या काम जिसको अंजाम तक पहुंचाने वाले ना हो, है कि नहीं। अब बताओ ना, देखते हो ना कि कितने छापा वोपा पड़ते हैं ईडी का और फिर करोड़ों रुपए लेके जाते, क्या फायदा, जिंदगी के मजे लो उस पैसे से यार, है कि नहीं। दान ही कर दो, 10 लोग नाम तो लेने वाले होंगे, लेकिन ना जी, चाहे गोदरेजवा में दीमक लग जाए रखेंगे वहीं पर। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा, पैसों को अर्जित करना, ना कि वेलफेयर करना ना। तो हम इंसानों के बारे में नहीं सोचते, हम किसके बारे में सिर्फ सोचेंगे बेटा, मनी वैल्यू के बारे में सोचेंगे, वेल्थ के बारे में सोचेंगे, मनी वैल्यू की बात करेंगे। तो इसलिए क्या बोलेंगे बेटा, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। फिर इसमें कहता है द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, कि अगर हम बात करें तो इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है और वो है बेटा मनी।
है कि नहीं? आप लोग भी गाना सुने होंगे, क्यों पैसे पैसे करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो। अरे भाई जिंदगी में सब कुछ तो वही है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं, आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। होगा या नहीं होगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई आपको देखने वाला है ना जी, फिर बोलेगा क्या जिंदगी में क्या रखा है। तो मतलब पैसा का होना क्या है बेटा, जरूरी है। तो द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, कि इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है और वो पैसा है, मनी वैल्यू है, वेल्थ है। कि अगर पैसा है तो सारी खुशी है, अगर पैसा नहीं है तो खुशी नहीं है। तो यहां भी थोड़ी सी ना गलती तो है बेटा। एक वो बताओ, हमसे ज्यादा खुश ना बेटा वो होते हैं जो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। हमारे पास 50 तरीके की टेंशन होती है, ये करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना हो, सारी टेंशन होती है नहीं होती। सुबह सुबह एकदम 7:15 बजे कोचिंग पे पहुंचना पड़ता है, बच्चे आ जाएंगे 8 बजे, क्लास है उनकी, फिर कोर्स कैसे करवाएं, कितना कब करवाएं। अगर बीच में 2-4 जैसे प्रोविजन तो लेके चलना पड़ता है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, सबको रक्षाबंधन है, बोलेंगे अगर छुट्टी नहीं देंगे तो आप लोग गोली मारने को तैयार हो जाएगा, कैसे नहीं दोगे, है कि नहीं? हमारा बस चले तो हम तो कोई भी छुट्टी ना करें, संडे को भी बुलाएं। आने के लिए तैयार हो संडे को? कितने लोग आने को तैयार है बताना जरा, देख ले, आधा अभी साफ। बेटा अब बुलाऊंगा अगले महीने से, ठीक है? तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि हम लोगों की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस मैटर में बेटा, वेल्थ के मैटर में ना। लेकिन इंसान की खुशी भी तो एक मायने रखती है नहीं रखती? बिना वेलफेयर के, बिना हैप्पीनेस की जिंदगी चल जाएगी क्या बेटा? आपको ना रोज जो है ना 100 कोरे मारे जाए और 1 लाख रुपए दे दिया जाए, खाने के लिए जाओगे बेटा? 2 ही लगेगा, इसके बाद मिजाज टेंशन ना चाहिए भाई, रख ले अपना पैसा अपने पास। भाई अगर वेल्थ से खुशी मिलती तो फिर तो एक कोरे मार 1000 रुपए ला, फिर एक कोरे मार 1000 रुपए, ओह मजा आ रहा है, और बार कभी होगा? नहीं होगा। लेकिन कहने को यही मिल रहा है कि इंसान की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन कौन सा है? मनी है, वेल्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने यहां पर गलती करी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स नॉट इनटेंजिबल गुड्स। कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स की बात होगी, इनटेंजिबल गुड्स की बात नहीं होगी। अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बेटा तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स की बात करेंगे, इनटेंजिबल नहीं। अब ये टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स में इंटेंजिबल में हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और वो है बेटा सर्विसेज। जैसे आप लोग आए हैं, आराम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, और मैं जब से आया हूं भौंकता जा रहा हूं। हमारे पास और क्या काम है? आए हैं, भौंकना है स्टार्ट, टाइम भी लगाया क्या? माइक उठा के लगाना और शुरू हो जाना, फिर आराम से अपने टाइम तक भौंकते रहना, फिर एक ही बार बंद करना, चुपचाप निकल जाना। मतलब अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो क्या उसमें हमारा योगदान नहीं होगा? या अगर मैं बोलूंगा और बेटा बताओ कैसे पढ़ाया था, तू कहां पढ़ाया था? हमने पैसे दिए थे, हमने पैसे से पढ़ाया, तुझसे कहां पढ़ाया? पैसे नहीं देते तो पढ़ाता तू। फिर हम भी कान के नीचे 4 खींच देते हैं। अब बताओ, ये हमने रिवार्ड दिया है बेटा तुम्हें, तुम्हारी जो बोली है उसका गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तो इफेक्ट होता ही नहीं होता। मतलब बिना सर्विसेज के कोई भी काम तो नहीं हो सकता ना बेटा। अगर हम कहीं पर भी कोई भी वैल्यू बढ़ाने की बात करते हैं, बिना प्रोडक्शन का होगा क्या? नहीं होगा। बिना सर्विसेज के नहीं हो सकता। आप शुरू से लेकर के अभी तक देख लो, आप अभी आए होंगे, कोई बच्चा बस से आया होगा या मेट्रो से आया होगा या ऑटो से आया होगा, कोई ना उसको चलाने वाला होगा या नहीं होगा? अगर बस वाला मान लो कि आराम से आपको बैठाने के बाद चला दे और सो जाए, बोले अब फील लेंगे हम, है कि नहीं? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है कि नहीं? फिर ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, एक डीटीसी की बस खाई में गिरी, सबके सब साफ। तो मतलब सर्विसेज भी इंपॉर्टेंस है या नहीं है? और जितने भी आप देखो ना, एक ट्रेन में लगभग 2000 से ऊपर लोग होते हैं, चलाने वाला 1 या 2 रहता है अंदर में, तो उतने लोगों की जिंदगी 2 के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो बिना सर्विसेज के काम चलेगा बेटा? नहीं चले। अब जैसे ऑटोमेटिक वही मेट्रो अब चलने लग गया है, लेकिन ऑटोमेटिक मेट्रो में भी
सारा काम मेंटेन कौन करता है बेटा? ह्यूमन एफर्ट्स करता है या नहीं करता? उसको भी चलाने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए नहीं चाहिए? अब जैसे जब ट्रायल चल रहा था तो एक जगह पे मेट्रो स्टेशन से आगे तक चली गई थी मेट्रो, अब बताओ अगर उसमें इंसान बैठे होते तो? अरे दादा आप तो गए। तो ये इफेक्ट है कि आप कितना भी कुछ कर लें, आपको सर्विसेज की तो जरूरत इकोनॉमिक्स में होगी ही होगी, बिना सर्विसेज के काम नहीं होगा। बिना सर्विसेज आप कहीं पर भी कोई भी काम करें, आप घर पे जाते हो खाना खा लेते हो, मम्मी ने बनाया होगा तब ना बेटा, क्या मम्मी ने उसके लिए काम नहीं किया है, सर्विसेज नहीं दिया बेटा, तो क्या वो इकोनॉमिक्स में नहीं है? आप जिस जगह पे बैठे हुए हो, ये जो बेंच बना हुआ है, क्या इसको किसी ने बनाया होगा तभी ना बना होगा, या अपने आप गिली गिली अक्खा बन गया एक ही बार में सारा बेंच? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बिल्डिंग बन रहा है, क्या वहां पर लेबर ने काम नहीं किया होगा? तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सर्विसेज हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है? लेकिन इन्होंने यही कहा ना सर, आपके क्या औकात, बिना पैसे के आप काम नहीं करते, बिना वो जब तक ये गुलाबो सुबह सुबह देख ना लो तो आपका दिन नहीं चलता है कि नहीं? तो ये चीजें इफेक्ट करती है कि अगर हम कहीं पर भी बात करें तो होना दोनों चाहिए, होना दोनों ही चाहिए, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। लेकिन इन्होंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे बेटा? टेंजिबल की बात करेंगे। तो ये जो बात कही गई थी ये था बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार। तो वेल्थ व्यू पॉइंट कब दिया गया था? 1776 में। कब दिया गया था बेटा? 1776 में। किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ के द्वारा। कौन सी बुक लिखी गई बेटा? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। गौर से सुनो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, ये बातें हुई। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया बेटा? जेबी से के द्वारा। क्या कहा उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। तो उसकी भी बातें हो गई। एडम स्मिथ को किस नाम से जानते बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो ये आपको बेसिकली यहां से ध्यान में रखना था वेल्थ व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, पर बात तो बनती नहीं बेटा। कोई भी कुछ अगर डेफिनेशन देता है ना तो उसका काटने वाला भी जरूर कोई ना कोई आएगा, होता ही नहीं होता। तो इसको भी बाद में आपको क्या कर दिया बेटा? गलत ठहरा दिया कि ना जी आप जो कह रहे हैं ना वो हर बातें तो सही नहीं हो सकती, हर बातें सही नहीं है। बोला क्यों जी, क्या गड़बड़ी है? बोला देखो, आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे हो बेटा? वेल्थ की बातें कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे हो बेटा? वेल्थ की। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वेल्थ ही सब कुछ होगा? अगर हमारे पास वेल्थ है तो हमें वेलफेयर करने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है तो क्या कभी ऐसा होगा कि एक जो है 47 लेके लक्ष्मीनगर लाल बत्ती पे खड़े हो जाओ, एकदम सब तरफ गोली चलाते रहो जितना मर जाए? अरे काहे ऐसे कर रहे हो, पैसा बहुत है हमारे पास, हम करेंगे। तो क्या इसका अधिकार है आपके पास? नहीं। लेकिन वेल्थ व्यू पॉइंट तो यही कहता है पैसा है तो कुछ भी है, पैसा है तो कुछ भी है। सलमान खान भी 20 साल से जेल नहीं जा रहा है, पैसा है सब कुछ है। होता ही नहीं होता बेटा। आप देखो ना कि जब भी जिसकी सरकार होती है कभी उसको कोई सजा मिलती है? नहीं, सरकार हटे सब केस लगना शुरू हो जाता है। क्यों? पैसा है सब कुछ है। लेकिन भैया ऐसा होगा नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको वेलफेयर भी करने की जरूरत होगी, वेलफेयर की भी बात करनी होगी, क्योंकि बिना वेलफेयर के काम तो चलेगा नहीं। कि अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो भाई सारे बच्चों ने यहां पर कुछ ना कुछ फीस तो दी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तरीके का मजबूर हो जो ना कर सके, तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, चल कोई बात नहीं, दो चार को तो ऐसे चलते हैं, पढ़ा देंगे, कोई बात। कर सकते हैं नहीं करते। लेकिन अगर रिजिड हो जाए, ना जी पहले पैसा दे तब ये पढ़ाएंगे, ना दोगे तो हम पढ़े भी ना करेंगे, काम चलेगा क्या? अच्छा बिहार से इसमें कितने बच्चे हो? बाकियों को मेरी लैंग्वेज समझने में दिक्कत भी हो रही है, पक्की वाली बात नहीं। अगर कुछ भी वर्ड समझने में दिक्कत हो तो पूछ लेना उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं बोलते समय कभी कभी हिंदी तो बोल ही रहा होता हूँ, बीच में मैथिली शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, भोजपुरी भी आ जाती है, कभी कभी बीच में पंजाबी भी घुस जाएगा, एक आध वर्ड हरियाणा का भी घुस जाएगा।
है कि नहीं? तो पढ़ाते पढ़ाते मैं कहाँ का हूं वो मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि आदत सी हो जाती है ना, जब बच्चों से इंटरेक्ट हो तो अलग अलग आदत लग जाती है। तो इसलिए अगर किसी को भी कोई वर्ड पहचानने में दिक्कत हो कि सर ने क्या बोला है, तो अलग से पूछ जरूर लेना, सर इसका मतलब क्या था, ठीक है ना? तो अगर हम लोगों के पास वेल्थ है तो हमें क्या करना चाहिए? वेलफेयर भी करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का फर्स्ट दौर था, जब कोरोना का फर्स्ट लहर था, तो उसमें एक काम तो हुआ था, लोगों ने दूसरों की मदद बहुत ज्यादा करी थी। लेकिन बेटा एक वो होता, जिसके जेब में खुद ना पैसा हो वो मदद करेगा? वो तो खुद लाइन में लगेगा, भाई कोई हमारा मदद कर दो, होगा ही नहीं होगा। तो वही चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखने कि अगर आपके पास वेल्थ है, अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको वेलफेयर भी करना चाहिए। बिना वेलफेयर के काम आपको नहीं चलेगा, बिना वेलफेयर के हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो वेल्थ है तो हमें क्या करना चलेगा बेटा? वेलफेयर करना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा 1890 में, 1890 ईस्वी में, बाय एल्फ्रेड मार्शल। किसके द्वारा दिया गया बेटा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया 1890। देखो एडम स्मिथ ने कब दिया था? 1776 में, और ये कब दे रहा है बेटा? 1890, मतलब 114 वर्षों के बाद। तब तक तो एडम स्मिथ निपट भी गया होगा, तब तक वो निपट भी गया होगा। अब तू चेंज ही कर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, जब तक जिए शान से जिए, है कि नहीं? इकलौता इकोनॉमिस्ट जीते रहे, हम ही है जो हैं। तो वो चीजें आपको यहां पर है कि अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको वेलफेयर करना चाहिए। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी थी बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया गया कि क्या हमारा इकोनॉमिक्स होता है, वो आपको दिया गया 1890 में। और बेटा याद रखना, एल्फ्रेड मार्शल के बहुत सारे ऐसे दिए गए कंसेप्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे, चाहे हम वो आर्क और एवरेज मेथड पढ़े इलास्टिसिटी में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, जिसको हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, वो सब के सब दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना बेटा इनका बहुत बड़ा योगदान है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो भी काम इन्होंने किया ना, बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट पड़ा है, और उनका अभी तक वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया निपटने के बाद ये भी निपट गए, नहीं, उनका अभी भी चल रहा है। और जो भी है उन्होंने फैक्ट के साथ ये चीजें बताई भी है, ठीक है। तो एडम जो एल्फ्रेड मार्शल है उसको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हमने क्या शब्द यूज किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल हैं उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात ये कर रहा था तो वहां पर कहते ना कि कुछ ना कुछ फिर सपोर्ट करने वाले आ गए होंगे, तो इनके सपोर्ट में आगे बेटा एसी पिगो। इनके सपोर्ट में कौन से आगे बेटा? एसी पिगो। एसी पिगो ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा बेटा। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं ना बेटा वेल्थ की भी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की, तो हमारा मेन मोटिव तो वेलफेयर है, हमारा मेन मोटिव तो वेलफेयर है, लेकिन वेलफेयर करने के लिए वेल्थ का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास वेल्थ नहीं होगा हम वेलफेयर कर नहीं सकते हैं। यह बात भी सही है भाई। आपने एक कहावत सुनी होगी, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। भाई अगर हमारे पास वेल्थ खुद नहीं है, हम खुद भिखारी हैं, तो दूसरों का मदद कैसे कर पाएंगे भाई? तो मदद करने के लिए पहले हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने यही कहा कि मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर। कि अगर कहीं आपको वेलफेयर प्राप्त करना है, अगर कहीं पर आपको वेलफेयर देखना है, तो वेलफेयर करने के लिए वेल्थ का होना आवश्यक है, वेल्थ का होना जरूरी है। बिना वेल्थ हम लोग वेलफेयर नहीं कर सकते। यह बात उन्होंने कहा। बोला कि जिस तरीके से एक इंसान को बैठने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है ना बेटा, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए
किसी काम के रह जाएंगे वो? नहीं। मतलब बिना बैकबोन के इंसान की कोई वैल्यू नहीं। उसी तरीके से वेलफेयर के लिए वेल्थ हमारा क्या होगा बेटा? बैकबोन का काम करेगा या नहीं करेगा? तो इसलिए हम लोग यहां पर जो कहते हैं, तो इसका नाम देता बेटा मेजरिंग रॉड। इसको क्या बोलते बेटा? मेजरिंग रॉड। मतलब मापने का एक पैमाना होना चाहिए। नहीं कि अगर हम वेल्थ की बात करते तो वेल्थ सिर्फ एक वो साधन मात्र है, सिर्फ वो एक पैमाना है जिससे हम वेलफेयर कर सकते हैं। दैट्स मींस मनी इज ओनली ए मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। मनी इज ए मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। कि अगर हम मनी की बात कर रहे हैं तो वो वेलफेयर को मेजर करने का मात्र एक साधन है और कुछ भी नहीं। तो क्या होगा बेटा? ये साधन मात्र एक, कि अगर कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं, कहीं पर भी समझ रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा मनी होगा वो वेलफेयर को प्राप्त करने का साधन मात्र है, सब कुछ हमारा वेल्थ नहीं है। लेकिन एक नजरिए से देखने से ये भी तो लग रहा है ना कि तुम भी तो वही बात कह रहे हो, पैसा है तो सब कुछ है। भाई पैसा है तो वेलफेयर भी कर। भाई तुमने वेलफेयर को आगे रखा, नो डाउट, लेकिन बैक डोर से वेल्थ की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है? और यही चीजें तो उन्होंने भी बोला था, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। और अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। निंदा रही है तो क्या काहे बंद हो रहा है? हाँ, अगर नींद विंद लगे तो अगली क्लास से एक मिर्च लेके आना, हरी वाली। नींद लगे हल्का तोड़ो, आंख पे काजल की तरह कर लो, बस सारी टेंशन खत्म अगले 2 घंटे के लिए। ठीक है? अरे अपना उपाय बता रहा हूं। हम भी जब उस टाइम में होता था सीपीटी 2007 में, तो उस टाइम में जब करने के लिए आए थे, अब बिहार में छोटी सी जगह से आओ और घर में पहला बच्चा जिसने कॉमर्स पढ़ा हो, तो बैकग्राउंड भी सब साफ था। यहां पर आए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अकाउंट्स आए थे तो उस टाइम में पार्टनरशिप चल रहा था, इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन चल रहा था। लॉ आज तक पल्ले पड़ा नहीं, लॉ आज तक नहीं आता। एक सिर्फ मैथ्स लेके आया था कि उसी की बदौलत काम होगा, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी उस टाइम में। तो हम भी ऐसे ही करते थे। ठंड का मौसम हुआ करता था, आराम से नीचे एक पेपर डाला और लेट गए, फिर पढ़ना शुरू, क्योंकि ठंड में ऐसे भी नींद ना आएगी। और जब रजैया डालोगे तब ना गर्मी में अति गर्म लगेगा तो थोड़ा सा सुस्ताली आ जाए, ठंड लगेगी नहीं। और फिर उसके बाद मेहनत शुरू करी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट तो ऐसे किए जाए, क्योंकि हम लोगों के टाइम में पासिंग परसेंटेज ये नहीं होता था कि इंडिविजुअली 30% या 40% या 50% लाना है। उसमें था एग्रीगेट आपको 50% लाना है, चाहे जहां से लाए। तो 4 पेपर होते थे, अकाउंट्स, लॉ, इको और मैथ। 60 मार्क्स का होता था अकाउंट्स, 40 मार्क्स का लॉ, 50 मार्क्स का मैथ्स और 50 मार्क्स का इकोनॉमी। तो मैंने बोला मैथ में तो टेंशन है ही नहीं, वो तो कितना भी नसीब खराब होगा तो 50 में से 48-49 तो आ ही जाएगा, एक आध नंबर मिस्टेक मान सकते हैं, तो उसमें तो टेंशन था ही नहीं। टेंशन था कब इस 3 में से किसको सेलेक्ट किया जाए। शुरुआत करी लॉ से, क्योंकि लगा थ्योरेटिकल पेपर है तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं पड़ा। और जो आपके सर है ना अनूप सर, इन्हीं से तो मैंने शुरुआत करी है। मेरी सीए की शुरुआत अरुण सर की टीचिंग लाइन की शुरुआत, पहले बैच के स्टूडेंट हम ही हैं। तो मेरे से लॉ समझ में नहीं। उसमें दिक्कत क्या थी ना, ऑब्जेक्टिव था उस टाइम में। लॉ सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, 4 के 4 ऑप्शन अच्छा ही लगता है। लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो अब क्या करें, उस चक्कर में तो लॉ छोड़ना था हमको, और इंडिविजुअली पास था नहीं तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक सब्जेक्ट तो साफ। अब बचा अकाउंट्स। अकाउंट्स वाले टीचर से हो गई मेरी लड़ाई। पहले कोई और हुआ करते थे, उनसे हो गई लड़ाई। उनसे जब भी पूछने जाए बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। एक दिन देखा लड़कियों को बता रहे थे, मुझे बोला बाद में बता दूंगा, बस लड़ गया मैं। था ही बिहारी दिमाग का, तो बर्दाश्त कहां से हो, लड़ गए। बुक बुक फाड़ के उनके सामने फेंक दिया, तुझसे पढ़ना ही नहीं, बस वो भी साफ। लेकिन एक काम था, क्योंकि मैथ्स के प्रोडक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट थे, तो मैंने एक काम बोला एक बात देखता हूं कि जो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उस पर कुछ ना कुछ अपना ऐसा नजरिया लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मेट तो कोई देखेगा नहीं। आंसर कैसे मिलाया जा सकता है, हर जगह पर मैथ के कंसेप्ट से मैंने सॉल्यूशन करी थी अकाउंट्स में। और बाकी इन दोनों सब्जेक्ट को ऐसा कर दिया था कि जहां से पूछना है पूछ ले। बेटा जब पहला सेशन 100 नंबर का देके निकले थे ना अकाउंट्स और लॉ का, सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमने,
वो 30 इसलिए क्योंकि वो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, 60 में से 30 प्रैक्टिकल था, तो उसको अटेम्प्ट किया हुआ था। और जब भी दोस्त वगैरह पूछे कितना किया हुआ है, 90 तो फिक्स है। उनको अगर बोल दूं कि 30 अटेम्प्ट किए तो इतना डिमोरलाइज कर देगा, अगला पेपर देने का भी इच्छा ना हो। 90 तो मिनिमम आने हैं, तू ले आएगा 90, क्योंकि उन लोगों को पता था लॉ तो इसको आता नहीं। बोले हाँ यार लॉ का क्वेश्चन कुछ था क्या, अच्छा बताइए जरा। बोले अब देख मैं डिस्कस नहीं करता बाहर एग्जाम के बाद। और सेकंड पेपर गया था तो आराम से रिलैक्स होकर के 40 मिनट में मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों कंप्लीट। उसके बाद आराम से ऐसे करके देख रहा था सबको। मैम पूछे अरे क्वेश्चन कर लो यार, मैं माता नहीं है। और बेटा 128 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 98 हमने इको और मैथ्स में किया था और 30 उसमें। 128 अटेम्प्ट किया था, 100 पे पास होता था, 123 मार्क्स आए थे। परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी को देख करके कि भाई वही क्वेश्चन करेंगे जो आता है, नहीं आता है करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए भाई नॉलेज का होना भी जरूरी है ना। आपको भी यहां पर 4 पेपर जरूर है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि चारों में आप महारथी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 3 पेपर को तो ऐसा बना के चलो ना जो हिलने नहीं देंगे, क्योंकि भाई आपको 200 मार्क्स लाने हैं ना। तो 3 पेपर ऐसा अपना बना लेना जिसमें कतई हिलने की जरूरत नहीं है। एक में आपको मेहनत करने की जरूरत है नहीं, इकोनॉमिक्स वो मैं करा दूंगा। जो 0 भी होगा ना इकोनॉमिक्स में, मैं गारंटी लेता हूं कि 80 से ऊपर दिलवा दूंगा, लेकिन क्लास एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मिस करोगे उस दिन हमारा टर्म्स एंड कंडीशन खत्म। तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बाकी आप कोई 2 सब्जेक्ट उठाओ कि इसमें तो हमें 80+ लाना ही लाना है। और देखो अकाउंट्स में नॉर्मली आप ला सकते हो, अगर कोई बच्चा साइंस का है तो वो मैथ्स में ला सकते हो। और लॉ में भी अब अच्छा ऑप्शन आ गया कि सब्जेक्टिव हो गया तो आप आसानी से कर सकते हो, और उसके साथ इंग्लिश का पेपर है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी अब लाया जा सकता है। तो मेहनत कोई 3 सब्जेक्ट, क्योंकि अब जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनको डर थोड़ा सा मैथ्स में ही होता है, सर कैसे होगा। अरे कुछ नहीं, 60 से 65 नंबर ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा जो बेवकूफ से बेवकूफ भी अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि वो बेसिक होता है। तो उसके लिए बस क्लास आपको अटेंड करना है और सही से क्वेश्चन करते चलना है, आराम से हो जाता है। बाकी 3 पेपर पे है ऐसा मजबूती रखना कि भैया कहीं से कोई क्वेश्चन आए उसको हिलने नहीं देना है, तभी जाकर के आपका काम होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपना डिसाइड कर लो, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, 15-20 दिन में डिसाइड कर लेना कि क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको अच्छे से समझ में आ रही। उस पे ये जरूर रहना चाहिए कि अगर पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूछा जाए ना तो हम बता सके कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन है। इतने प्रैक्टिस करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका फायदा आप ही को मिलेगा, मुझे थोड़ी नहीं मिलेगा। आप अगर फाउंडेशन पास कर जाओगे तो मेरी बस इतनी ही खुशी होगी कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये बच्चा जो है ना मेरा था, या इसको मैंने पढ़ाया था। कोई बच्चा जब सीए बन जाता है और वो जब मैसेज करता है ना बेटा कि सर जी हम बन गए और ये रैंक आया, तो एक अलग से खुशी होती है कि वो बच्चा भी बोलता है सर जी शुरुआत तो हमने आपसे ही करी है। मैं बोलता भाई तुम्हारी मेहनत है, तो बोलता ना जी गुरुजी शुरुआत तो आप ही से करी है, अगर फाउंडेशन ही नहीं पास होने देते तो सीए बन पाते क्या। तो इफेक्ट यही है। मैं जब आईसीआई में पढ़ाता था, सीए इंस्टीट्यूट में 4 साल वहां भी पढ़ाया हुआ हूं, तो ऐसे ही मजा आता था। वहां पे 400-500 बच्चे एक साथ रहते थे, ऐसे ही फील लेते थे हम लोग। और बहुत सारे उसके बच्चे ऐसे हैं जो सीए बने हैं और बाद में हमेशा आजकल भी मिलते रहते हैं हमसे। मेरा भी इस 1 नवंबर को 14 साल हो जाएगा टीचिंग लाइन में, 14 ईयर्स कंप्लीट। 2008 से पढ़ा रहा हूं मैं, 1 नवंबर 2008 को शुरुआत करी थी पढ़ाना, 14 साल पूरा हो जाएगा। तो 14 साल में ऑन एन एवरेज 10-12 हजार बच्चों को तो पढ़ा ही दिया है। तो लगभग उसमें 200 के आसपास तो सीए हैं मेरे नॉन, जो बच्चे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलता रहता है वक्त, आप लोगों को भी फोकस करना है। जितना काम मिले, जो भी टीचर जितना काम दे उसको 100% उसी दिन कंप्लीट कर ले, अगले दिन के ऊपर ना छोड़े। बेटा अगर मान लीजिए आज टीचर ने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया तो माइंड में ये आता है अरे 2 ही क्वेश्चन है कल कर लेंगे, लेकिन अगर कल उन्होंने 10 दे दिया तो 12 हो गए ना। फिर आप सोचेंगे चलो अभी तो 12 ही है, एक चैप्टर खत्म होने देते हैं। बेटा वो करते करते ना इतना बल्क हो जाता है कि जब आप रिवीजन उतरी तो रजिस्टर ही भर गया, इतना करना होगा। वो तब बॉदरेशन बनता है, तब वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है। जो काम जिस दिन मिले उस दिन निपटा दो, टेंशन ही खत्म।
मैं आपको प्रॉपर रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी शेड्यूल दूंगा आगे, उसको फॉलो करते हुए भी चलना है। जो काम जिस दिन मिले उसको पहले पूरा निपटाते चलो, ठीक है। तो वेलफेयर में हमने क्या बोला बेटा कि अगर वेलफेयर की बात करें तो मनी क्या है, सिर्फ एक मीडियम मात्र है और तो कुछ भी नहीं। मनी सिर्फ हमारा क्या है बेटा, एक मीडियम है। लेकिन इसमें इस व्यू पॉइंट्स के अनुसार कुछ अच्छी बातें ये थी कि पहले तो इन्होंने बोला कि इंसानों की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने हमेशा फोकस किस पे करा है, वेलफेयर पे। वेल्थ चाहिए नो डाउट, लेकिन हमारा फोकस किस पे रहा है बेटा, वेलफेयर के ऊपर रहा है। हमारा फोकस किसके ऊपर रहा है, वेलफेयर के ऊपर रहा है। वेलफेयर की हमने बात करी है, तो मतलब इन्होंने ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस दी है, ह्यूमन बीइंग का महत्व दिया हुआ है यहां पर। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो यहां पर पॉजिटिव साइंस की भी बात होती है और नॉर्मेटिव साइंस की भी बात होती है। आगे चल के ये भी बताऊंगा क्या होता है पॉजिटिव साइंस और क्या होता है नॉर्मेटिव साइंस, कि अगर हम पॉजिटिव साइंस को देखते हैं तो पॉजिटिव साइंस क्या होगा, अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होगा। उन दोनों चीजों को हम लोग आगे यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे कि क्या होता है हमारा। तो इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि जैसे अगर आप लोग यहां पर बैठे हैं तो दो माइंड से बैठे होंगे, एक तो सीए करना है, नहीं कर पाए तो हर किसी के माइंड में ये चलता है या नहीं चलता, सीए तो करना ही करना है, अगर नहीं कर पाए तो इसीलिए साथ में क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं या नहीं ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बार सीयूईटी का भी फॉर्म भरे होंगे, इसमें से भी कोई भरे हो, भरे हो ना। हाँ, पेपर कितना 15 तारीख से, जुलाई में भी है और अगस्त में भी है, तो आपका अगस्त वाला है नहीं। वो इस जिन बच्चों ने 6 मई से पहले फॉर्म भर दिया था उनका 15 जुलाई से पेपर होगा, और जिन्होंने 6 मई के बाद फॉर्म भरा था उनका अगस्त में होगा, ये डिसाइडेड है, ठीक है। तो अब तुमने कब फॉर्म भरा था वो उसके अनुसार 15, 16, 17, 18 देख लो, या उधर अगस्त फर्स्ट वीक का देख लो। तो अब इसमें क्या है कि माइंड में एक है ना कि अगर कॉलेज अच्छा मिल जाए तो क्या दिक्कत है, वहां से भी कर लेंगे। तो अगर माइंड में ये दो डॉट्स नहीं होते तो काम चलता। फिर तो अगर ये माइंड होता ना जी हमें सीए ही करना है, हम आ रहे हैं सिर्फ सीए करेंगे, क्योंकि सीए के बाद कौन पूछने वाला है कि ग्रेजुएशन किए या नहीं किए, बीकॉम किए या नहीं किए, पूछने वाला था क्या, नहीं था। लेकिन हमने साथ में करना है या नहीं करना है, और हर एक बच्चे इस चीज को दिखाते हैं। कोई ही कोर्स और कर ले, दूसरा तीसरा कोई कोर्स कर ले, लेकिन वो करेगा साथ में जरूर, क्योंकि अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आपको दोनों ही नजरिए से चलना पड़ता है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। आप यहां पर आए पढ़ने के लिए बेटा, आपके माइंड में दो बातें होंगी जरूर कि टीचर कैसा पढ़ाएगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा, आगे हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, कि 1000 रुपए जो दिए लेके भागे जल्दी से। माइंड में होता ही है, हर किसी के माइंड में होगा। हम अगर यहां पर पढ़ा रहे हैं तो हमारे भी माइंड में यह होगा कि सामने जो भी बच्चा पढ़ रहा है क्या उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जैसे कभी कभी किसी का आंख देखता हूं ना तो समझ जाता हूं कि उसके माइंड में चल क्या रहा होता है। अब इतने सालों से पढ़ा रखे तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि 1-2 क्लास के बाद ये पता चल जाती है कि आंखों को देखकर बता देंगे डॉट्स कहां हैं। तो बच्चे ऐसे करते तो मैं बोलता वेट, बर्दाश्त करो, बताऊंगा कैसे होना है। और फिर जब कंसेप्ट बताता बोलता अब सर जी हो गया। तो हमें अब वो पता, एक्सपीरियंस उतना हो चुका है, पता चल जाता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो भैया उसकी भी जरूरत यहां पर दिखती है या नहीं दिखती। तो इकोनॉमिक्स में इन सभी बातों को हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि समझ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव की भी बात करनी होगी। अगर आप यहां पर आ रहे थे, कोई बच्चा बाहर मिला, आपने बोला यार टॉपर्स में ही पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं। अच्छा यार यहाँ पर इकोनॉमिक्स कौन कराता है, अरे हैं हमारे एक बाबा राकेश वही पढ़ाते हैं। अच्छा सही पढ़ाते हैं, हाँ हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, बस माइंड में वहां पर पॉजिटिव आ गया। आप जब यहां पर बैठोगे ना बेटा तो आपको 100% आपके माइंड में पॉजिटिव बातें जाएंगी। जो भी बोलूंगा नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा मिला हो जिसको अभी भी मैंने कान के नीचे 4 बजाया हो और वहां से तिमक के जा रहा हो और वो मिल गया, अरे इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाते है, एक पागल काला कलूटा सा दिखने में भी अजीब सा लग रहा है, पढ़ाते सही है कि नहीं वो बताना। महा बेकार पढ़ाते, उससे खराब। अब वो नीचे ही तुम्हें डॉट, ऊपर चढ़े कि ना चढ़े।
फिर मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आपके माइंड में पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं होता। आप किसी भी चीज के लिए देखिए ना, अगर माइंड में पॉजिटिव होगा तो कितना भी गलत हो वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर किसी भी चीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा तो आपके माइंड में कितनी भी उसके बाद पॉजिटिव डालने की कोशिश करें, हमेशा नेगेटिव रहता है या नहीं रहता बेटा? तो दोनों ही चीजों हमें लेकर चलनी पड़ती है ना भाई। एक सिक्के के दोनों पहलू की बात करते हैं या नहीं करते हम लोग? तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलने कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर दोनों ही होगा, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी। अब आप बोलोगे सर जी अगर सिर्फ पॉजिटिव हो तो? आगे बात करेंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे बेटा। तो पहले ये दोनों लिख लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद देखेंगे आगे, नहीं तो तुम लोग भी सोचोगे बता नहीं एक घंटा से भाषण दिए जा रहा, एक लाइन लिख के। यहां तक समझ में थोड़ा थोड़ा आया? तो अब लिख लेंगे तो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए टेपते हैं बेटा। कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इकोनॉमिक्स because if there are 6 economists in a room, then 7 definition of इकोनॉमिक्स। ठीक है, इफ देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट इन ए रूम देन 7 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मैंने यहां पर ये बोला, देखो होता क्या बेटा कि अगर मान लीजिए 6 इकोनॉमिस्ट है, सबने अलग अलग अपना डेफिनेशन दिया हुआ, बाद में एक कंक्लूजन निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो 7 तो हो ही गए। तो अब इस अनुसार से देखें तो हम लोग 140 करोड़ के आसपास हैं, तो 140 करोड़ डेफिनेशन मिलेगा। तो प्रॉपर इसको नहीं होता, इसको अलग अलग व्यू पॉइंट्स के अनुसार देखेंगे। कहते हैं सो इकोनॉमिक्स इज explained with 4 different viewpoints. Economics is explained with 4 different viewpoints. लिख लिया यहां तक बेटा? फर्स्ट वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा वेलफेयर व्यू पॉइंट, तीसरा स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग, और फोर्थ वन इज डायनामिक ग्रोथ डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। पहला कौन सा बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट। दूसरा कौन सा हमारा? वेलफेयर व्यू पॉइंट। तीसरा हमारा स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग, और चौथा हमारा क्या होगा बेटा? डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो ये 4 व्यू पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे, इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ठीक है, कितने हमारे पास व्यू पॉइंट है बेटा? 4 है, वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग, और डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो ये 4 है व्यू पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देख लें। वेल्थ व्यू पॉइंट कहता है दिस व्यू पॉइंट
was given by Adam Smith, who wrote a book in 1776, an inquiry into the इंक्वायरी बेटा आई से ही लिखना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, Professor Adam Smith is also known as father of modern economics। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह दे या सिर्फ इकोनॉमिक्स कह दे, दोनों का मतलब सेम ही है ना बेटा, कोई अंतर तो नहीं कि अगर आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह दे या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह दे, दोनों का मतलब सेम है, कोई अंतर नहीं है। दिस व्यू पॉइंट was also supported by JB से। This viewpoint was also supported by JB से, कि अगर हम ये बात करें तो किसके द्वारा सपोर्ट किया बेटा, JB से के द्वारा सपोर्ट किया गया। अब JB से ने क्या कहा, तो कहता है अकॉर्डिंग टू JB से economics is a science which deals with money or wealth। Economics is a science which deals with money or वेल्थ, कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनी या वेल्थ के बारे में बताएगा, उसके अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं बताएगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद होता है कि हमने वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करी, तो वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत कुछ ना कुछ हमारे टर्म्स आ रहे थे। वेल्थ व्यू पॉइंट्स के अनुसार हमारे क्या थे, कुछ ना कुछ टर्म्स थे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट, कि अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट को देखते हैं तो क्या कहलाएगा, जरा गौर से सुनते हैं बेटा। सबसे पहला, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा, पैसों की है, मनी वैल्यू की है। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी है, पैसों की है, मनी वैल्यू के। अब बेटा ये जो नोट्स में लिखा रहा हूं, अगर कोई इकोनॉमिक्स का टीचर देखेगा तो बोलेगा सब कुछ गलत ही लिखवाया हुआ है, बोलना हाँ गलत ही लिखवाते हैं वो। ठीक है,
अगर कोई भी टीचर देखेगा तो वो बोलेगा यार ये कैसे लिखवा दिया, ये तो ऐसे होता ही नहीं है। बोलना वो थोड़े से हैं ही पागल किस्म के, उनको पता नहीं क्या सोचता है। लेकिन हाँ, गारंटी मेरी है एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो हमारे लिए वो मायने रखता है ना, आगे हमें करना कि कौन सा इकोनॉमिस्ट बनना है। अब मैं 50 गो राइटर का नाम लिख के फिर लिखू इसने ये कहा इसने किया, कुछ नहीं आना भाई। तो काहेले उस मोह माया में पड़े, हम जितना जरूरी है उतना काम करें, बात खत्म है कि नहीं। क्योंकि जिंदगी में मैंने ना आज तक 11th 12th खुद पढ़ा है, ना कभी जिंदगी में पढ़ाया है, तो हमारे पास नॉलेज वो है नहीं, है कि नहीं। ग्रेजुएशन कैसे हुआ वो हमें भी नहीं पता, बस हो गया था, तो इसलिए उसका भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप भी टेंशन फ्री रहना, आपको भी नॉलेज लेना नहीं है। नंबर कभी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नंबर कभी कम नहीं होनी चाहिए। बीकॉम 3rd ईयर में हमारे भी 100 में से 98 हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में 100 में मात्र 48 ही था इकोनॉमिक्स में। क्या करेंगे, हो जाता है कभी कभी, उस टाइम में जानते भी नहीं थे कि होता क्या है। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर के काम करना है आपको। तो अगर हम लोग यहां पे देख रहे तो पहला हमने क्या बोला बेटा, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसको दे दिया बेटा, पैसों से। देखिए अब यहां तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये हम अपने नजर के अनुसार समझ के बोल रहे हैं कि वो हमेशा पैसा पैसा कर रहा है, इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि पैसों की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने उस रूप में रिप्रेजेंट किया। लेकिन सामने वाला तो देखेगा बोले ये लाइन तो कहीं दिखी ही नहीं थे। अरे भाई क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है ना, कि प्रायोरिटी पहली कौन थी, वेल्थ या मनी। वेल्थ प्रायोरिटी, तो वो तो पता रहेगा तब ना, अब पता ही नहीं होगा तो लिखेंगे कहां पर हम। तो इसलिए ध्यान में रखना जाना। तो पहला क्या हो गया बेटा, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्या लिखा था बेटा, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। ऑनलाइन वालों बच्चों समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ, कि इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन क्या है बेटा, पैसा है, मनी है। ओके, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स only tangible goods not intangible goods that is services। कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे बेटा हम लोग, टेंजिबल गुड्स को देखेंगे, इंटेंजिबल गुड्स को नहीं देखेंगे। इंटेंजिबल गुड्स की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको बेसिकली बताई गई थी किसके माध्यम से बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट के अंतर्गत। कि अगर वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करेंगे तो वेल्थ व्यू पॉइंट में कौन कौन सा होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स होगा। टेंजिबल गुड्स होता क्या है, कहता है ऐसे गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके प्लेस में चेंज की जा सकती है। अरे इसे तो बहुत ही पढ़े, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बताओ, ऐसे टर्म्स जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो। आप मार्केट जाते हो, भैया एक बोतल पानी देना 20 रुपए, इकोनॉमिकल वैल्यू है ये नहीं है। भैया एक ब्रेड देना 45 रुपए, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं। सब्जी खरीदने जाते, कोई भी आइटम खरीद जाते, एक प्राइस फिक्स है ये नहीं है। कभी आप यहाँ पे रिसेप्शन पे आए हो, इकोनॉमिक्स वाले टीचर की औकात बताना कितने रुपए किलो है, या मैथ वाले सर की बता दो, किसी की तो बता दो, क्या होगा बेटा, बेटा उनको खरीदा नहीं जा सकता, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। अब मान लो कोई अगर आ जाए कंफर्टेबल साइड आके, चल आज से तू मेरा होम ट्यूशन पढ़ाएगा घर पे, कैसे नहीं पढ़ाएगा देखें, वहां जाके लेके बोल दूंगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूं मैं, तो क्या कर लोगे, अब थोड़ी निकालोगे ना, दुकान का ताला तोड़ और निकाल ले अंदर से, भेजा निकाल के रख देंगे, अब बोलना शुरू करेगा भेजा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भैया यहां पर यह ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इसने किसको इंक्लूड करा है, टेंजिबल को करा है, इंटेंजिबल गुड्स को नहीं करा है। लेकिन भैया इकोनॉमिक्स में देखा दोनों को जाता है, तो आगे पढ़ेंगे कि कहां पर किसने बताया इसके बारे में। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा,
चलिए दूसरा लिखिए, वेलफेयर व्यू पॉइंट। आप वेलफेयर व्यू पॉइंट कह दो या मेटेरियल वेलबीइंग व्यू पॉइंट कह दो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। कहता है आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ wealth viewpoint, this viewpoint was given by एल्फ्रेड मार्शल। किसके द्वारा दिया गया बेटा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। Who wrote a book in 1890। बेटा जितने भी डेट, बुक का नाम या इकोनॉमिस्ट के बारे में बोल रहा हूं उसको जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर बोल देगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, लेकिन अगर वही लिखा रहेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल, उसी तरीके से हो सकता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछ दे। तो हर किसी के बारे में आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। उसको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम हमारा चलेगा नहीं। तो हु रोट ए बुक इन 1890, कौन सा बेटा? नेचर, सॉरी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है एल्फ्रेड मार्शल। इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना है बेटा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1890 में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और किस नाम से जानते बेटा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद है दिस व्यू पॉइंट was also supported by, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था बेटा? एसीपीगू। जेबीसी ने तो वेल्थ व्यू पॉइंट को शो किया था। जेबीसी ने किसको सपोर्ट किया था? वेल्थ को। वेलफेयर को किसने बताया बेटा? एसी पीगू ने। अब एसी पीगू ने वहां पर क्या कहा, तो चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीगू, मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर। मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, या आसान शब्दों में ऐसा भी तो कह सकते हैं, मनी इज, मेजरिंग रॉड नाम यूज किया था ना बेटा हमने, मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। तो ये चीजें ध्यान में कि अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा कि मनी जो है वो मेजरिंग रॉड है वेलफेयर को अचीव करने का, किसने बताया था, तो क्या बोलेंगे बेटा? एसी
पेगू ने बोला था। किसने बोला था बेटा? एसी पेगू ने। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा था बेटा? एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने लिखा था? एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ओके, अब इस व्यू पॉइंट के अंतर्गत भी कुछ बातें हमने बताई थी, तो चलिए जल्दी से उसको भी लिख लेते हैं हम लोग बेटा। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर व्यू पॉइंट, सबसे पहला मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा? सॉरी, हाँ, मनी की वैल्यू कम है या ज्यादा? यहां पर कम है ना। पहले वाले में मनी की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी, और यहां पर अब मनी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब यहां पर इंसानों के बारे में ज्यादा सोचना, क्योंकि उन्होंने काम ही किसका बोला है? वेलफेयर की बात करी है। किसकी बात करी बेटा? वो वेलफेयर की बात करी, तो हम लोग उसको यहां पर ध्यान में रख करके चलते हैं। तो मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। फिर हमने क्या बोला था बेटा? इकोनॉमिक्स इज both positive as well as normative science. Economics is both positive as well as normative science. तो उसको भी बात हम लोग यहां पर करेंगे, उसको भी यहां पर हम लोग देखेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो बेटा। पक्की वाली बात? तो ये तो हमने आपको दो चीजें यहां पर आपको बताई। पहला कौन सा बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट, और दूसरा हमारा क्या था? वेलफेयर व्यू पॉइंट। अब जो हमारे पास तीसरा आता है बेटा, उसका नाम है स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग। स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। जो अपना स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग का कंसेप्ट है, जो अपना स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग का कंसेप्ट है, स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग की बात करते हैं, ये दिया गया था बेटा किसके द्वारा? लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया था बेटा? लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा, जब उन्होंने वेलफेयर व्यू पॉइंट को, बेटा ये बताऊंगा अगली क्लास में, इसमें पूरे बताऊंगा कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, दोनों बताऊंगा बेटा। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक्स है पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, तो वो आगे अगली क्लास में पूरे का पूरा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन जब चारों मेथड अभी होगा ना, उसके बाद वो करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग क्या बोले, स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग, तो स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग में नाम में ही क्या लगा है? स्केर्सिटी, कमी, और चॉइस मेकिंग का मतलब डिसीजन उसके बाद लेना कि कैसे हम लोग अल्टरनेटिव यूज करें। भाई अगर आपके पास किसी चीज की कमी होती है और आपको उसको यूज करना है, तो क्या करते हैं? अल्टरनेट ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते? या उसको कैसे लंबे समय तक ले जाना, तो कैसे उसको हम लोग यूज करें वो समझते हैं या नहीं समझते? तो वही चीजें यहां पर बताई गई थी। तो ये जब वेलफेयर व्यू पॉइंट का क्रिटिसाइज किया गया, बस सर वेलफेयर में तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करने वाला कुछ दिख नहीं रहा था, फिर क्रिटिसाइज कैसे किया? उन्होंने बोला कि अगर आप अपने डेफिनेशंस को देखें, अपनी कंसेप्ट को देखें, तो आप अपने कंसेप्ट में बैक डोर से वेल्थ की एंट्री कर रहे हो। कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा? आप अपने कंसेप्ट में बैकडोर से किसकी एंट्री कर रहे हो? वेल्थ की एंट्री कर रहे हो। बैकडोर से वेल्थ आ रहा है, तो अगर बैकडोर से वेल्थ आ रहा है,
तो इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में आप सोच रहे हो। भाई आपने बोला वेलफेयर करेंगे, वेल्थ होगा तब। कोई भी काम करना है वेल्थ होगा तब। अरे भैया फिर तो उन्होंने भी वहां बोला था पैसा होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बारगी में आप वो क्लियर नहीं कर पाए कि किस व्यू पॉइंट के आप अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि आप में भी बैकडोर से किसकी एंट्री हो रही है बेटा, वेल्थ की एंट्री हो रही है। बैकडोर से वेल्थ की बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है, तो कहता है देखो कि अगर अब यहां पर इसमें देखें तो कहता है बेटा कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ह्यूमन वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर हम ह्यूमन वांट्स की बात करें तो ह्यूमन वांट्स क्या होगा बेटा, अनलिमिटेड। भाई हमें जितना मिल जाए उतना हमारे लिए क्या है, कम है ना। हमारी इच्छाएं क्या होती है, और मिले और मिले और मिले। तो ह्यूमन वांट्स क्या होगा बेटा हमारा, अनलिमिटेड। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा ही नहीं होगा। तो ह्यूमन वांट्स हमारा अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हमारा क्या, लिमिटेड। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होगा, उस रिसोर्सेज का हमें अल्टरनेटिव यूज करने की जरूरत होगी या नहीं होगी, हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा या नहीं होगा। जैसे आप देखिए ना कि पहले ट्रेनें कोयले से चलती थी या नहीं चलती थी। आपने गदर मूवी वगैरह देखी होगी, कोयला से चलता था ना ट्रेन। अब धीरे धीरे कोयला से कहां पर आ गया बेटा, डीजल इंजन पे। डीजल से कहां पर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पे। और इलेक्ट्रिक से अब धीरे धीरे कहां शिफ्ट जा रहा है बेटा, सोलर एनर्जी से। तो मतलब हमें देख रहे थे कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर डिपेंड रहता तो कोयला का हमारा क्या होगा, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई जो भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक संसाधन। तो नाम ये प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो प्रभु की देन है। भाई हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते ना, हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, क्रिएट तो नहीं कर सकते। तो अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्कवर कर सकते हैं, तो पंगा क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो हमें उस रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके, उसके लिए क्या करना होगा बेटा, अल्टरनेटिव यूज ढूंढना पड़ेगा। नहीं हो कि हम कहते हैं ना जुगाड़ तलाशना, तो ये जुगाड़ करने की जरूरत होगी ताकि हम उसको लंबे से लंबे समय अवधि तक उसको क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखनी होगी। हाँ बोलो, मतलब अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, किसी और चीज से वो हमारा काम चल जाए। तो जैसे मैंने बताया ना कि पहले कोयला था, तो कोयला का हमने अल्टरनेट क्या निकाला बेटा, डीजल की तरफ। तो अब क्या हुआ, कोयले पर जो पहले हमारी डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। अब किधर चल गई बेटा, डीजल की तरफ। फिर उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक आया तो डीजल हमारा थोड़ा सा कम होगा। लेकिन भैया हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोयले का होना जरूरी है नहीं। अभी सुन रहे थे ना, अल्लाह 4 दिन का कोयला बाकी है, उसके बाद पूरी दिल्ली अंधेरे में। वो 4 दिन ना हुआ है ना अंधेरा आया है, तो अल्टरनेट हुआ ना। फिर उसी तरीके से आप लोग देखो ना, बिजली चली जाती है, हर घर में अब इन्वर्टर लगा हुआ है, ये नहीं लगा है, ये अल्टरनेट ही है ना। अरे काट ले, क्या दिक्कत है, 8 घंटा तक तो हमारे पास बैकअप है, 6 घंटा तो कम से कम बैकअप रहेगा। तो हमने एक अपना क्या निकाल लगा बेटा, अल्टरनेटिव निकाल लगा, ताकि हमारा ग्रोथ हो। अब जैसे हमारे जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे बेटा, उस टाइम में होता था लालटेन। लालटेन समझते हो, लैंप और लालटेन होता था, आराम से इसे उठा करके जलाते थे, फिर एकदम धीमी धीमी रोशनी आते, उसमें ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर इतनी भी रोशनी, सर जी रोशनी कुछ कम नहीं दिख रहा है। और हमारे जमाने में एकदम छोटी छोटी एकदम जल रही होती, तो उसी में पढ़ना पड़ता था, क्योंकि शाम होते ही लाइट कंफर्म था जाना है, आएंगे तभी जब आप सो जाएंगे। तो हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहां पर कंफर्मली था 6 बजे से 10 बजे तक लाइट कटेगी ही कटेगी। अब तो मेन पढ़ने का टाइम तो वही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, अल्टरनेटिव यूजेज देखना होगा। अल्टरनेटिव यूजेज की हम लोग बात करेंगे। जब तक उसको नहीं देखेंगे हमारा काम चलेगा ही नहीं, हमारा काम बनेगा ही नहीं। ओके, पर फील तो आएगा ना बेटा। इसको इसमें अभी और भी बातें हैं, लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी, लेकिन अगली क्लास में, क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे पास भी। अभी आपके मैथ्स वाले सर आएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, हम भी अपनी दूसरी क्लास में जाएं, फिर से दूसरी महाभारत शुरू करें। ठीक है,
मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। और आज तो मैंने 5-7 मिनट का बोनस दिया था, मैंने लेट से शुरुआत करी थी कि पहली क्लास थी। अगली क्लास से 8 बजे का मतलब 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके।